बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेटा पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है गाउस लॉ। सबसे पहले तो मार्क कर लें बेटा, आज का टॉपिक एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाउस लॉ से अक्सर पेपर में या तो शॉर्ट क्वेश्चन या कोई एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, बेटा वहाँ पर हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। वो था एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, कि एक सरफेस में से एक चार्ज की वजह से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब अगर आपके पास बेटा कोई इरेगुलर शेप, आर्बिट्रेरी शेप सरफेस है जिसमें एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, जैसे आप देख रहे हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इसी तरह Q5 है, Q6 है, Qn nth नंबर ऑफ चार्जेस हैं। मुझे नहीं पता इसमें 10 है, 20 है, 50 है। n का मतलब है कि n आखिरी होगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे चार्जेस हैं। तो बेटा जब बहुत सारे चार्जेस हैं तो हर चार्ज का अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस सरफेस से जो भी बाहर निकलेंगी वो इसका फ्लक्स φ1 होगा, इसका φ2, इसका φ3। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ना, वो गाउस लॉ प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, इंतहाई आसान कंसेप्ट है। वो जो हमने रिलेशन यूज़ किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, के मैंने इधर रेड लाइन से मार्क भी किया हुआ है। यही हमने तमाम चार्जेस के लिए क्या करना है, इधर लिख लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल चार्ज ले लेंगे, और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट होता है। तो आपके पास गाउस लॉ आ जाएगी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। तो इसे ही बेटा हम गाउस लॉ कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे पेपर में, एज इट इज़ लिखेंगे जैसे जैसे मैंने मार्क किया है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे गाउस लॉ की। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। यही बात मैंने की ना, मैथमेटिकल फॉर्म को ही उसने थ्योरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये इसकी स्टेटमेंट है। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की बेटा हाइडिंग देंगे, ठीक है, और आप यहाँ से शुरू करेंगे। सपोज पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 एज सो ऑन टू Qn। अब पॉइंट चार्जेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो ज़ीरो डायमेंशन पे बेटा बेस करते हो, ठीक है। ज़ीरो डायमेंशन हमने पढ़ा था पॉइंट, 1 डायमेंशन लाइन, 2 डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसी सरफेस जिसका एरिया हो, और 3 डायमेंशन कोई ऐसी सरफेस जिसका वॉल्यूम हो, ठीक है। तो आपके पास बेटा पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन टू Qn आर आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लोज सरफेस, ठीक है। एक तो ये आर्बिट्रेरी का मतलब है कि रैंडमली इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और जो है आपके पास क्या है जी, आर्बिट्रेरी शेप सरफेस का मतलब है कि कोई भी शेप सरफेस हो सकती है, स्फीयर की फॉर्म में हो सकती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकती है। लाइक यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा मैंगो शेप है, और कलर आपको जो है ना वो बैंगन जैसा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। दिखने में ही आम लग रहा है और इसका कलर कैसा है, जैसे ये एक बैंगन हो, ठीक है। तो खैर वापस फिजिक्स की तरफ आते हैं, सब्जी और फल छोड़ के। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेसेस। तो भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से क्या होगा, तमाम चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 सो ऑन टू φn। बेटा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इंक्लोजिंग का चार्ज हमने पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ2 Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ3 Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φn क्या होगा बेटा, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन टू Qn। अब बेटा अगर इन सारे चार्जेस को सम करें तो इस आर्बिट्रेरी शेप सरफेस का चार्ज आ जाएगा, वो तो टोटल चार्ज है। तो हम लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एज इट इज मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। अब आपको पता है एप्सिलॉन नॉट
जो आपके पास है ये कांस्टेंट है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गाउस लॉ में हमने इसकी वैल्यू डिस्कस की थी। तो यहाँ से एक बात पता चली गाउस लॉ की, ये भी स्टेटमेंट है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is directly proportional to the total charge enclosed by that surface। के टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टोटल चार्ज के। तो टोटल चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू है, जिसको हमने लिखा है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन टू Qn, द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। इक्वेशन 4.14 इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गाउस लॉ विच कैन बी स्टेटेड एज, मैंने इसी को पहले शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में स्टेटमेंट आ जाती है, मार्क कर लेंगे। फिर इसमें एक ही एप्लीकेशन बेटा डिस्कस की गई है, जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक थी ना पुरानी, उसमें गाउस लॉ की 3 एप्लीकेशंस थी, बट यहाँ पर उसने एक ही डिस्कस की है, तो आपने यही पढ़नी है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं। तो इसे भी ज़रा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हाइडिंग देखें, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, ठीक है जी। गाउस लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशंस। बेटा अगर आपके पास डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन है ना, कुछ सरफेस ऐसी है जो अंदर से होलो हैं, ऊपर उनके क्या चार्ज है, कुछ ऐसी है जो जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, इनसाइड चार्ज है, कोई किस तरह की शेप की सरफेस है। तो डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता चलाना हो तो वहाँ पर हम गाउस लॉ अप्लाई करते हैं। इन ऑल सच केसेस एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसीडर्ड विच पास थ्रू द पॉइंट। अच्छा ये जो वर्ड आया ना इमेजिनरी, इमेजिनरी आप कहते हैं ना तखय्युलाती, ठीक है, मतलब कि हम इसे इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, मफरूज़ है, जिसे हम सपोज कर रहे हैं, ये इससे हम बेटा एक्चुअली कहते हैं गाजियन सरफेस। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने रेड मार्क किया है ना, ये पेपर में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ मीन बाय गाजियन सरफेस, तो आप इसको मार्क कर लें शॉर्ट क्वेश्चन को। एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसीडर्ड विच पास थ्रू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी टू बी एवेलुएटेड। बेटा वो पॉइंट जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वहाँ पर जो हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस को कंसीडर करते हैं, दिस क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गाजियन सरफेस, उससे ही हम गाजियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। इट्स चॉइस इज सच दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट कैन बी इजीली एवेलुएटेड। कहते हैं हम इसको इस तरह से चूज़ करते हैं कि हम बासानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी? जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसी बात को ना एक एग्जांपल से समझते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो देखें, एज एन एग्जांपल लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड अ स्फीयर ऑन विच अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड। कहता है कि भाई अब हम क्या करते हैं, हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, और जो एक ऐसा चार्ज है जिस पर हमने चार्ज को क्या किया हुआ है, प्लेस्ड किया हुआ है, ठीक है, उस स्फीयर पर। तो टॉपिक है आपके पास द फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखें टॉपिक में लिखा हुआ है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कि जो आपके पास स्फीयर है वो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है बेटा, आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, ग्रीन कलर का आपको रेडियस आ रहा है नज़र, ये वाला, ठीक है, ये देखिए जी जहाँ पर इस वक्त मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ हुआ है, ठीक है, और ये इसका रेडियस है सेंटर से लेकर ये इसके पॉइंट का सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है आर, कैपिटल आर, ठीक है। वी नो डैट ऑल द चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। हम जानते हैं कि सरफेस की स्फीयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एज शोन इन फिगर 9.15, जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में दिखाया। वी कैन आल्सो कंक्लूड फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री। अब स्फेरिकल सिमेट्री क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलॉन्ग रेडियल है, रेडियस है, मतलब कि अब देखें ना, अगर रेडियस क्या होता है आपके पास, सेंटर से लेके किसी भी सर्कमफेरेंस तक का फासला, तो ये रेडियस की डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसे हम रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जितना जितना हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जितना जितना हम इसके करीब आते रहेंगे सेंटर के इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होती रहेगी क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, ठीक। तो स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल है एवरीवेयर, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे बेटा,
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिखेंगे। अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए या स्फेरिकल सिमेट्रिक इन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, थस द मैग्नीट्यूड ई इज़ यूनिफॉर्म ओवर द स्फेरिकल सरफेस। तो कहता है जो अब आपके पास मैग्नीट्यूड है ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ओवर द सरफेस, जो इसकी पूरी सरफेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। विद एनी रेडियस आर कंसेंट्रिक विद द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कहता है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, तो कोई भी रेडियस ले लें आप। देयरफॉर वी टेक आवर गाजियन सरफेस एज एन इमेजिनरी स्फीयर। अब कहता है ये तो हमारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हमने इससे आउटसाइड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है, तो हम इसके आउटसाइड बेटा एक इमेजिनरी सरफेस क्या करेंगे, बनाएंगे। अब ये स्फीयर था, तो वो जो हमारी इमेजिनरी गाजियन क्लोज सरफेस है वो एक इमेजिनरी स्फीयर है। एक स्फीयर ये है जो कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सराउंडिंग में ये जो आपको स्फीयर नज़र आ रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर है, जिसका रेडियस मैंने पर्पल कलर से स्मॉल आर लिया है, ये गाजियन सरफेस है, इसे गाजियन स्फीयर कह लें आप। विद रेडियस स्मॉल आर ग्रेटर देन द रेडियस आर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जो गाजियन स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका रेडियस बच्चों कैपिटल आर है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, द एरिया ऑफ द गाजियन स्फीयर इज, अब जो आपके पास गाजियन स्फीयर जिसे मैंने कहा ये गाजियन स्फीयर, इसका रेडियस स्मॉल आर था, तो एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एंड बिकॉज ई इज़ यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस, और आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी पूरे स्फीयर पर। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द होल सरफेस विल बी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है, ई ए, क्योंकि कॉस जीरो पे क्या होता है 1। ठीक है, और इस केस में जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, और इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया वेक्टर इस सरफेस का अगर इस पैच का लूँ तो वो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ तो वो भी इधर है, तो दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस जीरो पे 1 होता है, तो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे ई ए। ठीक है, और ई एज इट इज़ लिखेंगे। एरिया हमने अभी पढ़ा है कि कंडक्टिंग स्फीयर जो आपके पास था उसका था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बट हम गाजियस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, गाजियन स्फीयर ले रहे हैं, तो इसका आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस चीज़ का ख्याल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अब गाजियस लॉ के ना वैसे तो कुछ स्टेप होते हैं, ये आप की सेकेंड ईयर में इसकी मे बी मज़ीद एप्लीकेशन ऐड की जाएँ। तो पहला स्टेप होता है कि आपने टोटल फ्लक्स निकालना होता है, जैसा कि यहाँ पर हमने निकाला। दूसरा होता है टोटल चार्ज निकालना होता है। थर्ड होता है कि हमने जो है ना वो फिर गाजियस लॉ अप्लाई करनी होती है। 4 स्टेप ऐसे हैं कि पहला है आप गाजियन सरफेस ड्रा करें, जो हमने पहले ही कर लिया। दूसरे नंबर पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लें, तीसरे नंबर पे चार्ज, और चौथे नंबर पे अप्लाई गाजियस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गाजियस लॉ अप्लाई करने से पहले गाजियन सरफेस भी बना ली कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर। ठीक है, जिसे हमने गाजियन स्फीयर कहा। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल लिया, मतलब पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा था चार्ज, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू चार्ज है। और चौथा था अप्लाई गाजियस लॉ, तो आप लिखेंगे बाय गाजियस लॉ। गाजियस लॉ क्या थी जी, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली है इक्वेशन 1 को पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट वैल्यू ऑफ 1 इन 2, तो फाई ई की जगह ना ये वैल्यू लिख दें, ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए फाई ई की जगह हमने लिख दिया ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो ई चाहिए ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, या रीअरेंज करके लिख लें तो आप इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास, आपको पता है हम इसे के कहते थे। ठीक है, तो इसको आप के भी लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम कुलम कांस्टेंट पढ़ते थे। सही, ऐसे भी ये एमसीक्यूज में आ सकता है। दिस शोज दैट द फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर इज सेम एज थ्रू द इंटायर चार्ज वर कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर। कहता है कि देखिए हमने ना अब गाजियन स्फीयर जो कंसीडर किया वो आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर था, ऐसा ही है ना,
और वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जिसकी वैल्यू आई 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। वो कहता है अगर इस कंडक्टिंग स्फीयर का सारा चार्ज कंसनट्रेटेड हो जाए सेंटर पे तो ये एक पॉइंट बन गया। तो आउटसाइड अगर हम कोई एक पॉइंट लेंगे तो उस आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो भी इतनी ही होगी 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। और ज़रा थोड़ा सा याद करें, हमने जब टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जब हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें, तो वहाँ पर बेटा मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आपके पास एक चार्ज है, आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल कितनी आती थी 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। यही बात वो यहाँ पर कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे होगी आउटसाइड द स्फीयर वो बिल्कुल सेम होगी कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे क्या हो जाए, कंसनट्रेटेड हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, जस्ट आउटसाइड ऑफ स्फीयर। अब वो कहता है जो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है ना उससे आउटसाइड, ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इससे आउटसाइड के पॉइंट बनता है। तो कहता है वेयर आर इज इक्वल टू आर। अब देखिए अगर हम, ये कंडक्टिंग स्फीयर था, अगर हम गार्जियन सरफेस भी इसी सरफेस को कंसीडर करें, ठीक है, जो कंडक्टिंग स्फीयर का क्या है सरफेस है, तो ये स्मॉल आर पहले यहाँ पर थी आपके पास गार्जियन स्फीयर, अब यही गार्जियन स्फीयर है, यही कंडक्टिंग स्फीयर है, तो आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो बेटा इस फार्मूले में स्मॉल आर की जगह हम क्या कर देंगे, कैपिटल आर पुट, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा E की डायरेक्शन के लिए। इन वेक्टर फॉर्म, अब देखिए E यहाँ पर ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा बेटा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है जस्ट, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे आएगा कि E को बोल्ड कर दें आप, तो E देखिए यहाँ पर सिंपल है, यहाँ बोल्ड फॉर्म में, इसका मतलब अब ये वेक्टर फॉर्म है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, वेयर आर इज द डायरेक्शन ऑफ E। तो जो यूनिट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। होप सो आपको तमाम पॉइंट्स इस लेक्चर के क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।